हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, ये आपका हिस्ट्री की क्लास है और जिसमें हम आज 15 नंबर टॉपिक करेंगे। और ये 15 नंबर टॉपिक आप देख सकते हो, भारतीय प्रागैतिहासिक संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताएँ। इस पे नंबर पे मत जाइएगा, ये आपका 15वां नंबर है। और कल हमने 14 नंबर पर सिंधु घाटी सभ्यता को ख़त्म कर दिया था, ठीक है। तो आज हम भारतीय प्रागैतिहासिक संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताएं करेंगे। और मैं इसमें बता दूं, आपके इसमें 100 प्लस क्वेश्चन है, यानी कि इसमें 186 क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम 2 क्लासेस में इसको ख़त्म कर दें, ठीक है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और अगर आप जीआईसी की तैयारी कर रहे हो लेक्चरर की, तो स्पेशली ये क्लास आपके लिए। अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, तो भी ये क्लास आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये क्लास आपके लिए, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी कि स्टडी विद अनु में नए हैं, तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है वो सारा का सारा आपको इतनी मिल सके, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्रधान संस्कृति टीलों से। तो प्रधान संस्कृति टीलों से कई पुरातात्विक संस्कृतियों का प्रदर्शन तो है, पर उनमें से केवल एक संस्कृति प्रधान होती है, ठीक है। टीलों के नीचे पुरानी बस्तियों और संस्कृतियों के अवशेष पाए जाते हैं। ये संस्कृतियाँ कई प्रकार की हो सकती हैं: एकल संस्कृति, मुख्य संस्कृति या फिर बहु संस्कृति। एकल संस्कृति टीलों में सर्वत्र एक ही संस्कृति दिखाई देती है। कुछ टीले केवल चित्रित धूसर मध्यभाण्ड अर्थात पेंटेड ग्रे वेयर यानी कि पीडीडब्ल्यू संस्कृति का परिचायक है। कुछ सातवाहन संस्कृति के हैं और कुछ कुषाण संस्कृति के हैं। मुख्य प्रधान संस्कृति टीलों में एक संस्कृति की प्रधानता रहती है और अन्य संस्कृतियां जो पूर्व काल की भी हो सकती हैं और उत्तर काल की भी विशेष महत्व की नहीं होती हैं। अगर बात करें बहुसंस्कृति की, तो बहुसंस्कृति टीलों में उत्तरोत्तर अनेक संस्कृतियां पाई जाती हैं जो कभी कभी एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं। रामायण और महाभारत की भांति खोदे गए टीले का उपयोग संस्कृति के भौतिक पक्षों के अध्ययन में किया जा सकता है। और टीले की खुदाई 2 तरह से की जा सकती है, अनुलंबवत और क्षैतिज, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नवपाषाण युग के स्थलों में हड्डियों से बने औजार कहाँ पाए गए हैं? तो हड्डियों से बने औजार आपके पाए गए हैं गुफकराल और चिरांद में। तो 2 जगह पर हड्डियों से बने औजार पाए गए हैं। तो इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक, आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल यानी कि 3 भागों में किया गया है, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल की परिधि में नवपाषाण कालीन सभ्यताएं आती हैं। नवपाषाण कालीन निम्न स्थलों से हड्डियों से बने औजार मिलते हैं, जिनमें गुफकराल और चिरांद प्रमुख है। गुफकराल जो है वो आपका कश्मीर प्रांत में स्थित है और इसकी खुदाई 1981 में A.K. शर्मा के द्वारा करवाई गई थी। यहाँ से आपको भेड़ बकरी जानवरों की हड्डियां और उनके बने उपकरण प्राप्त होते हैं, जैसे कि हड्डी की बनी सुइयां मिल जाएंगी। यहाँ के उपकरण ट्रैप पत्थर पर बनी कुल्हाड़ी, बसुली, खुरपी, छेनी, कुदाल आदि हैं, ठीक है। बात करते हैं चिरान की। तो चिरान मध्य गंगा घाटी स्थल पर महत्वपूर्ण नवपाषाण कालीन स्थल चिरान बिहार के छपरा जिले में स्थित है। और यहाँ के उपकरणों में पॉलिशदार पत्थर की कुल्हाड़ी, सिलबट्टे, हथौड़े, हड्डी और सींग के बने छेनी, बर्मा, बाण, कुदाल, सुई, चूड़ी आदि हैं। शरुतारू की बात करें तो गुवाहाटी से 25 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है और इसके उत्खनन के दौरान कुल्हाड़ी जैसी सामग्री मिली है और यहाँ से मृदभांड भूरे और धूसर रंग के मिले हैं, जिन पर रस्सी का निशान है और ये नवीन नवपाषाण कालीन स्थल है। बात करें दाउजली हैंडिंग की, तो ये असम में स्थित है और यहाँ से 45 सेंटीमीटर मोटे निक्षेप नवपाषाण कालीन लकड़ी के बने कुल्हाड़ी के अवशेष तथा पत्थरों की कुल्हाड़ी, छेनी, सिलबट्टा, ओखली, मूसल और हाथ के बने मृदभांडों पर लाल रंग का मुहर देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण। कथन, दोनों कथन है, ठीक है। पहला है, फावड़ा और हसिया छोटे शस्त्र और घोड़ों के लौ उपकरण महापाषाण युग के स्थलों से मिले हैं? बिल्कुल मिले हैं। कथन 2 कहता है कि मास्की और नागार्जुन कोंड महापाषाण युग के स्थल है, तो बिल्कुल है, ठीक है। तो कथन 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं आपके। तो नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद में दक्षिण में जिस संस्कृति का उदय हुआ उसे बृहत अथवा महापाषाण संस्कृति कहा जाता है। इस संस्कृति के लोग अपने मृतकों के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया करते थे। बृहत पाषाण काल को मेघोलिथ भी कहा जाता है और ये कृषि कर्म से भली भांति परिचित थे। उनके द्वारा उत्पादित प्रमुख अनाज चावल, जौ, चना, रागी आदि थे, ठीक है। गाय, बैल, भेड़, बकरी, घोड़े आदि इनके पालतू पशु थे। वे लोहे के उपकरणों का प्रयोग करते थे। समाधियों की खुदाई में विविध प्रकार के लौह उपकरण, जैसे कि बात करते हैं तलवार, कटार, त्रिशूल, चपटी,
कुल्हाड़ियाँ, फावड़े, छेनी, हंसियाँ, चाकू, भाला आदि पाए गए हैं। साथ ही छोटे शस्त्र और घोड़ों के लौहकरण भी मिले हैं। महापाषाण युग से संबंधित बहुत से महापाषाणिक स्थल मिले हैं, जिनमें कर्नाटक से मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर और आंध्र प्रदेश से नागार्जुनी कोंड, कदमपुर आदि महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से ताम्रपाषाण युग का कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? तो राजस्थान में आपका गणेश्वर स्थित है। कौन सा स्थल स्थित है? तो गणेश्वर स्थित है। जिस काल में तांबा और पत्थर के हथियारों का प्रयोग एक साथ होता था, उस काल को ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, ये काल प्राक हड़प्पा सभ्यता तथा उत्तर हड़प्पा काल तक फैली है। गार्डन चाइल्ड ने अपनी पुस्तक व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री में तांबे के महत्व को बताया और उत्तर भारत में पाषाणकालीन संस्कृतियों के बाद ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति का प्रचलन हुआ, जबकि दक्षिण भारत में पाषाणकालीन संस्कृति के साथ सीधे लौह काल की शुरुआत होती है। ठीक है, अब बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता की। तो गणेश्वर सभ्यता राजस्थान के सीकर जिले के कांतली नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है और ये सभ्यता 2800 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी। ये ताम्रयुगीन संस्कृतियों की सबसे पुरानी सभ्यता है, इसलिए इसे ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी भी कहा जाता है। इसके प्रमुख स्थल में आपको आहाड़, गिलुंद मरमी और बालाथल है। इसका उत्खनन 1977 में आरसी अग्रवाल और विजय कुमार ने किया था। अब बात करते हैं सोनगांव की। सोनगांव ताम्रपाषाण कालीन स्थल जोरबे संस्कृति के अंतर्गत आता है। पुणे में सोनगांव, इनामगांव और चंदौली नामक महत्वपूर्ण जोरबे संस्कृति के स्थल है। बात करते हैं एरण की। तो एरण ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, जो कि मालवा कायथा संस्कृति के अंतर्गत आता है और इसके निम्न क्षेत्र हैं। तो ये है नागदा, नवादा, एरण और गुगेरिया। इसका अध्ययन BS वाकड़कर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल के पाषाण उपकरण बने थे। तो मध्य पाषाण काल के जो पाषाण उपकरण बने थे वो फलक से बने हुए थे। मध्य पूर्व पाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ड, फ्लिंट आदि के पत्थर प्रयुक्त होने लगे। इस समय उद्योग मुख्यतः शल्क से बनी वस्तुओं का था और इस समय के मुख्य औजार आपको मिल जाएंगे फलक, बेधनी, छेदनी और खुरचनी। ठीक है, फलकों की अधिकता के कारण इस काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई है। फलक एक प्रकार का औजार होता था जिसे पत्थर को तोड़ करके बनाया जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थलों में कौन सा एक स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है? तो नवपाषाण काल से संबंधित स्थल है आपका सेनुआर। ठीक है, नवपाषाण युग के स्थल निम्न है, देख लेते हैं कौन कौन से स्थल है नवपाषाण युग के। तो उत्तर पश्चिम भारत में आपको बलूचिस्तान में मेहरगढ़ किले, गुल मोहम्मद, राना गुंडई, जलीलपुर, सरायखोला। कश्मीर में आपको झेलम घाटी, बुर्जहोम और गुफकराल नवपाषाण स्थल मिलेगा। उत्तरी भारत में बात करें तो कोल्डिवा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में महगढ़ा, उत्तर प्रदेश में चिरान, बिहार में सेनुआर आपको बिहार में मिलेगा। पूर्वी भारत की बात करें तो पश्चिम बंगाल में पांडु राजा ढेरी, सरुतरु असम में और मारक डोला असम में मिलेगा। प्रायद्वीपीय भारत में ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडेगाल, कूपगल, मास्की, संगनकल्लू, नागार्जुन कोंडा और पिक्की हलवा उतनूर यानी कि पयमपल्ली तमिलनाडु में मिलेगा। भीमबेटका में किस काल से पाषाण चित्रों का बनना प्रारंभ हुआ है? तो भीमबेटका में आपका पाषाण चित्रों का जो प्रारंभ हुआ है वो मध्य पाषाण से हुआ। भीमबेटका में मध्य पाषाण काल से पाषाण चित्रों का बनना प्रारंभ हुआ। मध्य पाषाण युग का आरंभ माना जाता है, देखो 9000 ईसा पूर्व से। ठीक है, इसके आसपास भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सबसे पहले 1867 में हुई थी, जब CL करलाइन ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले थे। इसके पुरास्थल राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी के निकट मध्य पाषाण युग के 2 शैलाश्रय मिले हैं, जिनका नाम जम्बू द्वीप और डोरुथी द्वीप है। मध्य प्रदेश के भीमबेटका से प्राप्त पाषाण चित्र एवं शैलचित्र मध्य पाषाण युग के घोतक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पुरास्थलों में कौन सा महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? तो महाराष्ट्र में आपका माहेश्वर नहीं स्थित है। माहेश्वर मध्य प्रदेश के खारगोन जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। ये नर्मदा नदी के किनारे पे बसा हुआ है। माहेश्वर को महिष्मती नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन समय में ये शहर होलकर राज्य की राजधानी था। माहेश्वर का हिंदू धार्मिक ग्रंथों रामायण और महाभारत में भी उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण उपकरण
उपकरण प्राप्त किया? तो ये प्राप्त किया है ले मसूरिये ने। नवपाषाण या नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉन लुम्बार्ग ने 1865 में प्रकाशित पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया था। विश्व के संदर्भ में नवपाषाण युग 9000 ईसा पूर्व से शुरू होता है, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत 7000 ईसा पूर्व में हुई थी। सबसे पहले 1860 में ले मसूरियो ने इस काल का प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश की टोंस नदी घाटी से प्राप्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट है 30 मई 1863 को रॉबर्ट बुशफुट ने मद्रास के पास स्थित पलवरम में से किस पुरापाषाणिक परंपरा के उपकरण खोजे थे? तो ये खोजे थे हैंडेस क्लीवर परंपरा के। ठीक है, तो 30 मई 1863 को रॉबर्ट बुशफुट ने मद्रास के पास स्थित पलवरम से हैंडेस क्लीवर परंपरा के पुरापाषाणिक उपकरणों को खोजा था। जनवरी 1864 में फिर से पलवरम पे कई उपकरण प्राप्त हुए। हस्तकुठार संस्कृति को मद्रास संस्कृति या मद्रास उद्योग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट बुशफुट को मिला था, कब मिला था? तो ये मिला था 1863 में। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। 1863 में रॉबर्ट बुशफुट को हस्तकुठार मिला था, तो कहाँ मिला था? तो ये मिला था आपका पलवरम में। मध्य पाषाणिक पुरास्थल दमदमा के पशुओं की हड्डियों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था पीके थॉमस और पीपी जोगेलकर के द्वारा। तो मध्य पाषाणिक स्थल दमदमा मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। दमदमा का उत्खनन 1982 से 1987 के मध्य प्रोफेसर GR शर्मा के नेतृत्व में किया गया था। यहाँ से पशुओं की हड्डियों का अध्ययन यहाँ से पाषाणोपकरण और पशुओं की हड्डी एवं सींग प्राप्त हुए हैं। और यहाँ के पशुओं की हड्डियों का अध्ययन पीके थॉमस और पीपी जोगेलकर ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि स्थल है। तो झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि स्थल है आपका लौरा देव। उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में झील के किनारे स्थित लौरा देव से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि किए जाने के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यहीं से चावल उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। महत्वपूर्ण है कि मेहरगढ़ से प्राप्त कृषि का साक्ष्य 7000 ईसा पूर्व का है, जबकि लौरा देव का 9000 से 7000 ईसा पूर्व का कृषि का साक्ष्य उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो उत्खनित अशुलियन स्थल है? तो ये है आपके चिरकी निवासा और हुनसंगी। चिरकी निवासा और हुनसंगी उत्खनित एशुलियन स्थल है। एशुलियन उपकरणों में हैंडस, क्लीवर, स्क्रैपर आदि आते हैं, जो ज़्यादातर दक्षिण भारत और दक्कन में पाए गए हैं। महाराष्ट्र में स्थित चिरकी निवासा नामक स्थल से निम्न पुरापाषाण काल की प्राचीनतम तिथि ज्ञात हुई है। कर्नाटक में स्थित हुंसी के तट से औजार निर्माण केंद्र के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थलों के सांस्कृतिक अनुक्रम को काल क्रमानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा यहाँ पर वीरभानपुर। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका गुफकराल, उसके बाद आएगा अहाड़ और फिर सबसे लास्ट में आ जाएगा आपका श्रावस्ती। ठीक है, अब कैसे आएगा ये देख लो। तो सांस्कृतिक क्रम है वीरभानपुर, गुफकराल, अहाड़ और श्रावस्ती। ठीक है, वीरभानपुर पश्चिम बंगाल में स्थित मध्य पाषाणिक स्थल है, जिसका उत्खनन 1954 में बीबी लाल ने किया था। गुफकराल कश्मीर में स्थित नवपाषाणिक स्थल है और उसका उत्खनन 1981 में किया गया था। ठीक है, किसने? AK शर्मा ने। अहाड़ जो है वो राजस्थान में बनास नदी की घाटी में स्थित ताम्रपाषाणिक स्थल है, जिसका उत्खनन 1953 में AK व्यास ने किया था। श्रावस्ती महाजनपद काल और बुद्ध काल का एक महत्वपूर्ण नगर था, जो कौशल महाजनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्कृति में मृतक के निचले पैर को दफनाने से पूर्व काट दिया जाता था? तो ये है जोरवे संस्कृति में। ठीक है, जोरवे ताम्रपाषाणिक संस्कृति में मृतक के निचले पैर को दफनाने से पूर्व काट दिया जाता था। जोरवे संस्कृति का विस्तार पश्चिमी महाराष्ट्र में है। दायमाबाद, जोरवे, नेवासा, इनामगांव, चंदौली, बहाल, प्रकाश आदि प्रमुख जोरवे संस्कृति के स्थल है। जोरवे संस्कृति यद्यपि ग्रामीण थी, किंतु इसकी कई बस्तियां जैसे कि दायमाबाद और इनामगांव नगरीय अवस्था तक पहुंच गई थी। इनाम गांव से वृत्ताकार झोपड़ियों के साक्ष्य भी मिले हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मानव समूह में कौन एक सबसे बुद्धिमान प्रकार माना जाता है? तो ये है होमो निएंडरथैलेसिस। ठीक है,
होमो निएंडरथैलेसिस को सामान्यतः मध्य पुरापाषाण काल का मानव माना जाता है, जो दिए गए विकल्पों में सबसे बुद्धिमान प्रकार का मानव है। होमो निएंडरथैलेसिस मानव ने ही सर्वप्रथम अग्नि का व्यापक रूप से प्रयोग किया तथा मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव यही था। होमो निएंडरथैलेसिस मानव ने तन ढकने के लिए चमड़े से बने कपड़ों का प्रयोग शुरू किया। होमो इरेक्टस को निम्न पुरापाषाण काल का मानव माना जाता है। नेक्स्ट है पुच्छतल चिंतामणि गवि एक पुरातात्विक गुफा स्थल का संबंध निम्न में से है। तो इसका संबंध है आपका उच्च पुरापाषाण संस्कृति से। ठीक है, तो पुच्छतल चिंतामणि गवि पुरातात्विक गुफा स्थल आंध्र प्रदेश में स्थित एक उच्च पुरापाषाण कालीन स्थल है, जहां से हड्डी सींग से बने औजार सर्वाधिक संख्या में मिले। आंध्र प्रदेश के अन्य उच्च पुरापाषाणिक स्थल रेनीगुंटा, बेटमचला, वेमुला, कर्नूल आदि है। कर्नूल के बिलासपुर ग्राम गुफा में भारत में प्राचीनतम चूल्हे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कर्नूल गुफाओं से मानव अस्तित्व तथा अग्नि के चिन्ह मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पुरापाषाणिक स्थलों को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये है आपका अतिरमपक्कम पहले आएगा, उसके बाद आएगा ईशामपुर, फिर आएगा जलालपुर और दीना, फिर आएगा ज्वालामपुर 9। तो अतिरमपक्कम, ईशामपुर, जलालपुर, दीना तथा ज्वालामपुर 9। अतिरमपक्कम तमिलनाडु का सबसे समृद्ध पुरापाषाणिक स्थल है। 1863 में यहाँ सबसे पहले किंग के द्वारा उत्खनन किया गया था। और इसी तरह कर्नाटक में स्थित ईशामपुर पुरापाषाणकालीन औजार बनाने का अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र था। ज्वालामपुर 9 आंध्र प्रदेश के कुन्नूर जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण पुरापाषाणिक स्थल है। और इसी प्रकार जलालपुर और दीना पाकिस्तान के रिवात घाटी में स्थित पुरापाषाणिक स्थल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन नवपाषाण स्थलों की तिथि 6 शताब्दी ईसा पूर्व है। तो ये है आपकी कोल्डिवा और उसके बाद है आपका टोकवा। ठीक है, तो बेलन घाटी में स्थित कोल्डिवा और टोकवा नवपाषाण कालीन स्थलों की तिथि 6000 ईसा पूर्व है। कोल्डिवा के नवपाषाणिक स्थल से धान की खेती के साक्ष्य और जली हुई धान की बालियां प्राप्त हुई है। यहाँ के लोग चावल की जंगली तथा कृत्रिम प्रजाति दोनों से परिचित थे, जो 6000 ईसा पूर्व के साक्ष्य है। मिर्जापुर में बेलम और अधवा नदी के संगम पर स्थित टोकवा स्थल से भी 6000 ईसा पूर्व के कृषि के साक्ष्य प्रकाश में आए हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रकार निम्न पुरापाषाण संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो ये है होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस। ठीक है, होमो इरेक्टस और होमो हैबिलिस मानव का संबंध निम्न पुरापाषाण काल से, और इसी प्रकार होमो निएंडरस्थल मानव का संबंध मध्य पुरापाषाण काल से है, जबकि होमो सैपियंस मानव का संबंध उच्च पुरापाषाण काल से माना जाता है। होमो इरेक्टस प्राचीनतम द्विपद मानव है या तथा यही सीधा चलने वाला कपि मानव था। अग्नि के आविष्कार का श्रेय होमो इरेक्टस को ही दिया जाता है। मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव होमो निएंडरस्थल था, जबकि पहला आधुनिक और प्रज्ञ मानव होमो सैपियंस को माना जाता है। आयोग ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में ए और बी विकल्प दोनों को सही माना है। ठीक है, नेक्स्ट है मध्यपाषाण कालीन उपकरणों के निर्माण में निम्न तकनीकियों में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं ली जाती थी। तो ये आपका घर्षण तकनीक नहीं ली जाती थी, दबाव तकनीक थी, घात प्रतिघात तकनीक थी और फ्लूटिंग तकनीक थी। तो मध्यपाषाण कालीन उपकरणों के निर्माण में फ्लूटिंग तकनीक, घात प्रतिघात तकनीक और दबाव तकनीक का प्रयोग किया जाता था। इस काल में घर्षण तकनीक का प्रयोग उपकरण निर्माण में नहीं किया जाता था। मध्यपाषाण काल के उपकरण पुरापाषाण काल की तुलना में छोटे होने के कारण लघु पाषाण उपकरण कहे जाते थे। इन औजारों का निर्माण सामान्य रूप से समानांतर फलक वाले छोटे ब्लेडों पर क्वार्टजाइट, चर्ट, चॉल्स, डैनी, जैस्पर, अगेट जैसे सिलिका पत्थरों से होता था। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किस वर्ष में स्थायी विभाग बना। तो ये बना है 1906 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 में वायसराय कैनिंग के काल में हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को 1906 में स्थायी बना दिया गया। 1871 में जनरल कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का प्रथम महानिदेशक नियुक्त किया गया और कनिंघम मूलतः मुद्रा शास्त्री थे। इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। दयाराम सामनी प्रथम भारतीय थे जो 1931 में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट है जॉन मार्शल के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक किसे बनाया गया था। तो ये बनाए गए थे एच हरग्रीव्स। जॉन मार्शल के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक एच हरग्रीव्स को बनाया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 में की गई थी, जिसे 1906 में स्थायी बना दिया गया। भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम महानिदेशक 1871 में कनिंघम को बनाया गया। मार्शल 1902
1928 तक पुरातत्व विभाग के महानिदेशक रहे और उसके बाद एच हरग्रीव्स 1928 से 1931 तक इसके महानिदेशक रहे। दयाराम साहनी 1931 में इसके महानिदेशक बने, जो प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पोटेशियम ऑर्गन तिथीकरण के लिए उपयुक्त है? तो ये है बेसॉल्ट। ठीक है, बेसॉल्ट पोटेशियम ऑर्गन तिथीकरण के लिए उपयुक्त होता है। पोटेशियम ऑर्गन विधि अत्यधिक पुरानी वस्तुओं की तिथि निर्धारित करने की विधि है। इस विधि में वस्तुओं में उपलब्ध रेडियोधर्मी पोटेशियम K40 तथा इसके विघटन से बने आर्गन Ar40 की मात्रा को मापक पैमाने के रूप में उपयोग किया जाता है। इस विधि का विकास 1950 के लगभग W जेंटबर ने किया था। इस विधि के द्वारा 30,000 वर्ष पुरानी वस्तुओं से लेकर 30 करोड़ वर्ष तक पुरानी वस्तुओं की तिथि निर्धारित की जा सकती है। नेक्स्ट है, मार्टिमर व्हीलर ने किस उत्खनन विधि की तुलना एक रेलगाड़ी की समय सारणी से की जिसकी गाड़ी का कोई पता नहीं? तो वो है शैक्षिक उत्खनन की विधि। ठीक है, तो मार्टिमर व्हीलर ने अनुलंब या शैक्षिक उत्खनन विधि की तुलना एक रेलगाड़ी की समय सारणी से की है जिसकी गाड़ी का कोई पता नहीं। उत्खनन की समानता दो विधियां शैक्षिक और थैचित है। शैक्षिक उत्खनन का अर्थ है सीधी खड़ी लंबवत खुदाई करना जिससे कि विभिन्न संस्कृतियों का कालक्रमिक ताता उद्घटित हो सके। ये सामान्यतः स्थल के कुछ भाग में ही सीमित रहता है। क्षैतिज उत्खनन का अर्थ है सारे टीले की या उसके बराबर भाग की खुदाई करना। इस तरह की खुदाई से उस स्थल की काल विशेष की संस्कृति का पूर्ण आभास पा सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सभ्यताओं में से कौन सी सभ्यता प्रथमतः ब्लैक एंड रेड वेयर संस्कृति के नाम से भी जानी जाती थी? तो वो है आहार सभ्यता। आहार सभ्यता वाले क्षेत्र में प्रारंभिक रूप से प्रस्तर युगीन मानव निवास करता था। प्राचीन शिलालेखों में आहार का पुराना नाम ताम्रवती अंकित है और ये लोग लाल, भूरे और काले मिट्टी के बर्तन काम में लेते थे जिन्हें उल्टी तपाई शैली में पकाया जाता था। मकान पक्की ईंटों के होते थे। पशुपालन इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था और इस सभ्यता को दूसरे शब्दों में ब्लैक एंड रेड वेयर संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, मानव जीवन में किस पाषाण युग को क्रांति कहा गया है? तो ये कहा गया है नवपाषाण काल को। नवपाषाण काल क्रांति विश्व मानव की पहली क्रांति थी। नवपाषाण युग में मानव ने कृषि कर्म करना और कृषि कर्म में सहायता के लिए पशुपालन और पशुचारण करना सीखा। उसने पत्थर से और तेज हथियार बनाया। मानव नदी पर बांध बनाकर सिंचाई व्यवस्था के द्वारा सुचारू रूप से खेती करने लगा। ताम्र एवं कांस्य को गलाकर औजार बनाने लगा। व्यापार केंद्र के रूप में नगर का निर्माण किया। तब उसने सभ्यावस्था में प्रवेश किया। अगर इन तीनों क्रांतियों की विशेषताओं और उनके कारण निर्मित होने वाले समाजों के ऊपर ध्यान दिया जाए तब पता चलता है कि नवपाषाण कृषि क्रांति के कारण सरल समाज अस्तित्व में आया है। नेक्स्ट है, पत्थर उपकरण तकनीक अश्यूलियन किस वन मानुष प्रजाति के द्वारा विकसित की गई थी? तो ये होमो इरेक्टस के द्वारा विकसित की गई थी। ठीक है, तो होमो इरेक्टस के औजारों में विविधता के साथ साथ काफी परिष्कार दिखता है। वे दुधारी, हस्तकुठार और तेज धार वाले काटने के औजार वाली संस्कृति के प्रणेता कहे जा सकते हैं। ओल्डुबाई तकनीक से बने अनकड़ औजारों की तुलना में इरेक्टस के औजार काफी परिष्कृत थे। इस मानव को अश्लूयन या एश्लूयन तकनीक का मानव कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध मध्य पाषाण कालीन स्थल बागौर किस नदी के तट पर स्थित है? तो बागौर कोठारी नदी के तट पर स्थित है। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध स्थल है भीलवाड़ा जिले का बागौर स्थल। यहाँ से मध्य पाषाण कालीन स्थलों के अतिरिक्त प्राचीन पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए। ये स्थल बनास नदी की सहायक कोठारी नदी के तट पर बसा है और इसका उत्खनन कार्य 1968 से 70 में डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र, डॉक्टर एल.एस. लेस्किक और डेक्कन कॉलेज पूना और राजस्थान पुरातत्व विभाग के सहयोग से किया गया। ये स्थल एक पाषाण कालीन सभ्यता का माना जाता है। बागौर सभ्यता से 14 प्रकार की कृषि किए जाने के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में धातु का पहला प्रमाण डैश पर था? तो बलूचिस्तान पे। भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में स्थित है, यहाँ प्राचीन कृषि और पशुपालन जैसी व्यवस्था पाई गई। मेहरगढ़ 7000 ईसा पूर्व का क्षेत्र है और यहाँ से औजार और बर्तन भी पाए गए हैं। यहाँ ड्रिल जो तांबे की बनी हुई है प्राप्त हुआ है। धातु के धारदार हथियार और औजार बनाने का प्रमाण पाया गया है। इससे सिद्ध होता है कि सर्वप्रथम धातु का प्रयोग यहीं से शुरू हुआ होगा। नेक्स्ट है, कायथा पुरास्थल किस नदी पर स्थित है? तो कायथा पुरास्थल छोटी काली सिंध नदी पर स्थित है। कायथा संस्कृति उज्जैन मध्य प्रदेश में छोटी काली सिंध नदी के तट पर स्थित एक ताम्र पाषाणिक स्थल है। इसे हड़प्पा की कनिष्ठ और समकालीन माना जाता है। यहाँ एक घर से 29 कंगन और 2 कुल्हाड़ी मिली। इसे मालवा संस्कृति भी कहते हैं। मालवा से उत्कृष्ट कोटि के लाल काले मृदभांड मिले हैं। मालवा के एक पुरास्थल जिसकी खोज शंकालिया ने किया था नवदा टोली है। ये पूरे ताम्रपाषाणिक स्थलों में सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती है। कायथा संस्कृति पश्चिमी मध्य प्रदेश में स्थित है। वहीं दक्षिण पूर्व राजस्थान में बनास आहार संस्कृति और पश्चिमी महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति विकसित हुई।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत को ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के संबंध में असत्य है? तो यहाँ पर आपका ताम्र पाषाणी संस्कृतियां मुख्य रूप से ग्रामीण संस्कृतियां थी और ताम्र पाषाणी संस्कृतियों के लोग ज्यादातर नदियों और पहाड़ियों के पास रहा करते थे। काले और लाल रंग के मृदभांड इन संस्कृतियों में व्यापक रूप से प्रयोग में लिए जाते थे। जौरवे एक ताम्र पाषाणिक स्थल है जो मालवा संस्कृति संबंधी। इसमें तो सारे ही सत्य लग रहे हैं, कोई भी असत्य नहीं लग रहा है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो जोरवे संस्कृति ताम्र पाषाणिक एक संस्कृति है जिसकी खोज एम.एन. देशपांडे ने की। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर स्थित है, जो एक पुरातात्विक स्थल है। जोरवे संस्कृति के प्रमुख स्थल है चंदौली, सोनगांव, इनामगांव। जोरवे, नासिक और दामाबाद है। इस संस्कृति का संबंध मालवा संस्कृति से नहीं है क्योंकि मालवा मध्य प्रदेश की एक ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति है। और अंतिम उत्तर कुंजी में आयोग ने इस प्रश्न को डिलीट ही कर दिया। चलो, भारत में सोहन संस्कृति किस युग से संबंधित है? तो सोहन संस्कृति निम्न पुरापाषाण युग से संबंधित है। भारत में सोहन संस्कृति का उदय सिंधु नदी की एक छोटी सहायक नदी सोहन नदी से माना जाता है। प्रागैतिहासिक अध्ययन के लिए इस नदी घाटी का विशेष महत्व माना जाता रहा है। 1928 में के.एन. वाडिया ने इस क्षेत्र में पूर्व पाषाण काल का उपकरण प्राप्त किया और इस दल ने कश्मीर घाटी से लेकर सॉल्ट रेंज तक के विस्तृत क्षेत्र का सर्वेक्षण किया है। नेक्स्ट है, वो लक्षण जो नवपाषाण काल की विशेषता नहीं है। तो पिछड़े युगों की तुलना में मृदभांड निर्माण कला में उल्लेखनीय प्रगति, ये नहीं है। नवपाषाण काल मानव प्रौद्योगिकी के विकास की एक अवधि थी जिसका आरंभ आपको 9000 ईसा पूर्व से माना जाता है और इस काल में मानव जीवन सभ्य समाज की ओर अग्रसर होने लगा था। स्थायी जीवन, पशुपालन, घर्षण, पॉलिशदार युक्त उपकरणों से कृषि क्षेत्र में उन्नति हुई जिसमें उत्पादकता में वृद्धि और अन्य पर निर्भरता बढ़ी। नवपाषाण काल के प्रमुख उपकरणों में मध्य उपकरण, कुल्हाड़ी, मध्य उपकरण अर्थात मुख्य केंद्रीय विशेष, वसूली, खुर्ची, छेनी, कुदाल आदि है। और क्योंकि पिछले युगों की तुलना में मृदभांड निर्माण कला में प्रचुर मात्रा में वृद्धि हुई है, ना कि उल्लेखनीय रूप से वृद्धि, तो इसलिए सी वाला आपका गलत हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय पुरापाषाण काल के विषय में असत्य है? तो पुरापाषाण काल के विषय में असत्य कथन है कि पुरापाषाण कालीन स्थल गंगा और सिंधु के कछारों से सर्वाधिक संख्या में मिले हैं, तो ये गलत है। पुरापाषाण कालीन स्थल भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग सभी भागों से प्राप्त हुए हैं, किंतु गंगा और सिंधु नदी के कछारों में प्रायः इनकी संख्या नगण्य है। पुरापाषाण कालीन स्थल राजस्थान क्षेत्र से प्रचुर मात्रा में मिले, जो मारवाड़, मेवाड़, चित्तौड़, अमरपुरा, सिंगी तालाब, डिडवाना से निम्न, मध्य और उच्च या उत्तर पुरापाषाण कालीन स्तर विन्यास के अवशेष प्राप्त होते हैं। किसके नेतृत्व में एएसआई के द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। एएसआई के द्वारा भारत में सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम ने उत्खनन शुरू करवाया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सांस्कृतिक विरासतों के पुरातात्विक अनुसंधान और संरक्षण के लिए संगठन है। इसका मुख्य कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना है। इसकी स्थापना 1861 में किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन मार्शल ने करवाया था। राजस्थान आयोग के द्वारा इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए माना गया। नेक्स्ट है, उपकरणों की खोज तथा नियोलिथिक युग में उनके कार्यान्वयन की जानकारी देने वाले रहे हैं। तो ये रहे हैं ले मसूरियर। नवपाषाण काल से ही पत्थरों को पॉलिश करने की शुरुआत होती है। सबसे पहले 1842 में कर्नाटक के मैसूर के लिंगसुगूर में नवपाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए, लेकिन व्यापक स्तर पर उपकरणों की खोज तथा नियोलिथिक युग के बारे में जानकारी ले मैसूरियर के द्वारा प्रदान की गई। इन्होंने 1860 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में टोंस नदी घाटी से नवपाषाण काल के पॉलिशदार सेल्ट को प्राप्त किया। प्रमुख नवपाषाण कालीन उपकरणों में पॉलिशदार कुल्हाड़ी, वसूली, छेनी, गैथी और चोरदार उपकरण आदि शामिल है। नेक्स्ट है, मेसोलिथिक युग से संबंधित इनमें से कौन सा बयान गलत है? तो यहाँ पर ये मेसोलिथिक तथा नियोलिथिक युग के बीच की संक्रमण अवधि रही है, ये गलत है आपका। मेसोलिथिक युग अर्थात मध्यपाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल यानी कि नियोलिथिक युग के मध्य के संक्रमण काल को माना जाता है। मध्यपाषाण काल को लगभग 9000 ईसा पूर्व के आसपास रखा जाता है और ये कालखंड 10000 ईसा पूर्व के आसपास हिमयुग के अंत के पश्चात जलवायु में परिवर्तन में पशुपालन का आरंभ प्रमुख विशेषता मानी जाती है और इसके साथ आदमगढ़ और बौगौर से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियोलिथिक स्थिरीकरण की तिथि है लगभग। तो नियोलिथिक स्थिरीकरण की तिथि है आपकी 7000 BC। कितनी है? 7000 BC। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
विश्व स्तरीय संदर्भ में नवपाषाण युग जहां 9000 ईसा पूर्व के प्रारंभ में माना जाता है, वहीं भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ से प्राप्त नवपाषाणिक बस्ती का लगभग 7000 ईसा पूर्व रखा गया और इसी आधार पर भारत में नवपाषाणिक स्थिरीकरण की तिथि 7000 ईसा पूर्व मानी जाती है। नेक्स्ट है, सांभर प्रदेश के लवण सरोवर में पाए जाने वाले संग्रहों के कृषि योग्य बनाने की सूचना लगभग इस अवधि की है। तो ये है आपकी 7000 से लेकर 6000 बीसी तक की। तो राजस्थान के पुराने नमक झील सांभर के जमावों के अध्ययन से प्रतीत होता है कि लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व के आसपास पौधे लगाए जाते थे एवं कृषि कार्य प्रारंभ हो चुका था। नेक्स्ट है, इनमें से किस नियोलिथिक प्रदेश में हड्डियों से बनाए गए उपकरण और औजार आबादित रूप में दिखाई पड़ने लगे थे? ठीक है, तो ये है आपका बुर्जहोम में और दूसरा है आपका चिरान में। ठीक है, तो कश्मीर की नवपाषाणिक संस्कृति की कई विशेषताएं हैं, जैसे कि गर्तावास है, मृदभांड की विविधता है, पत्थरों के साथ साथ हड्डी के तरह तरह के औजार हैं और इसी तरह पटना के निकट चिरान भी गंगा घाटी में एक स्थान है जहां से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए। इस तरह कश्मीर के बुर्जहोम, गुफकराल जैसे स्थानों के साथ साथ चिरान से भी हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है चालकोलिथिक अर्थशास्त्र। तो चालकोलिथिक अर्थशास्त्र ग्रामीण चालकोलिथिक अथवा ताम्रपाषाण काल की संस्कृतियों में मानव पत्थर और तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग करते थे। ताम्रपाषाण की संस्कृति के लोगों का आर्थिक आधार ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित था, जो पहाड़ी और नदी क्षेत्रों में देश के विशाल क्षेत्रों में फैला था। नेक्स्ट है डोलमेन। इस शब्द का तात्पर्य क्या है? तो डोलमेन शब्द का तात्पर्य है गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियां। डोलमेन शब्द का तात्पर्य गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियां हैं। ये कोल्टिक भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पत्थर की मेज। इसकी आकृति आयताकार मेज की तरह होती थी। समानता इनका निर्माण जमीन की सतह के ऊपर किया जाता है। मृतकों को दफनाने के लिए संदूक के आकार की कब्र बनाने के लिए 4 या 4 से अधिक शिलाओं को चारों तरफ खड़ा करके ऐसी आकृतियों का निर्माण किया जाता था। नेक्स्ट है नियोलिथिक लोग पहाड़ी प्रदेशों से दूर अपने रहने के ठिकाने बना चुके थे। ये कथन है। कारण कहता है तो ये कथन सही है और कारण कहता है कि नियोलिथिक लोग पत्थर से बने उपकरण और शस्त्र पर पूरी तरह निर्भर थे, तो ये गलत है। नियोलिथिक काल में मानव खाद्य उत्पादन और कृषि कर्म से जुड़ चुका था, अतः इस काल तक मानव पहाड़ी प्रदेशों से दूर निवास स्थल बनाने लगा था। कृषि कार्य एवं उत्पादन प्रक्रिया के विकास के कारण प्रस्तर औजारों की निर्भरता में कुछ कमी आई थी, यद्यपि पत्थरों का प्रयोग इस काल में भी हो रहा था। नेक्स्ट है आदिम मानव के द्वारा सीखा गया पहला विषय है, तो ये विषय है पशुओं को पालना। पशुपालन का आरंभ मध्यपाषाण काल से ही माना जाता है, जबकि शेष अन्य विषय नवपाषाण काल से संबंधित हैं। नेक्स्ट है होमो सेपियंस से जाति रूप से भिन्न आरंभिक मानव नुमा जीवी को समानता कहते हैं, तो ये कहते हैं होमिनिड। मानव जैसे प्राणी अर्थात आरंभिक प्राणी जिनमें मानव का विकास हुआ होमिनिड कहलाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल राख के टीले के लिए जाना जाता है? तो राख के टीले के लिए पल्लवाय जाना जाता है। दक्षिण भारतीय नवपाषाणिक बस्तियों की मुख्य विशेषताओं में एक राख के टीले। दक्षिण भारत के पल्लवाय आंध्र प्रदेश, उतनूर आंध्र प्रदेश, पिकलीहल, ब्रह्मगिरी, मास्की सभी कर्नाटक आदि स्थलों से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है नवपाषाणिक स्थलों को चिन्हित कीजिए जहां से चावल की खेती के प्रमाण मिले। तो चावल की खेती के प्रमाण कोल्डिवा और महागढ़ा से मिले हैं। बेलन घाटी क्षेत्र अवस्थित नवपाषाणिक स्थल कोल्डिवा और महागढ़ा से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बौगौर से प्राचीन साक्ष्य मिले हैं, तो ये प्राचीन साक्ष्य मिले हैं पालतू जानवरों के। मेसोलिथिक युग अर्थात मध्यपाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल। नियोलिथिक युग कौन सा? ये रेड। मेसोलिथिक युग अर्थात मध्यपाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल नियोलिथिक युग के मध्य के संक्रमण काल को माना जाता है। मध्यपाषाण काल को लगभग 9000 ईसा पूर्व के आसपास रखा जाता है और ये कालखंड 10000 ईसा पूर्व के आसपास हिमयुग के अंत के पश्चात जलवायु में परिवर्तन के प्रारंभ के बाद के कालखंड के रूप में देखा जाता है। इस युग में पशुपालन का आरंभ मुख्य विशेषता माना जाता है, जिसके साक्ष्य आदमगढ़ और बौगौर से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर कनिंघम के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो उन्होंने कर्जन के प्राचीन भारतीय धरोहरों के संरक्षण कार्य को आगे बढ़ाया, ये सही नहीं है। उन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। वे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक हैं। उनके कार्यकाल में हड़प्पा की खुदाई हुई थी।
तो अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक थे। उन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है और इन्हीं के कार्यकाल में हड़प्पा की खुदाई हुई। इन्होंने कर्जन के प्राचीन भारतीय धरोहरों के संरक्षण कार्य को आगे बढ़ाया। ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है राहुल सांकृत्यायन का। पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है और ये कथन राहुल सांकृत्यायन का है। राहुल सांकृत्यायन, जिन्हें महापंडित की उपाधि दी जाती है, हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार थे तथा वे एक प्रतिष्ठित बहुभाषाविद थे। नेक्स्ट है सुषमा शस्म मुख्यतः संबंधित है। तो सुषमा शस्म मुख्यतः संबंधित है मध्यपाषाण युग से। सुषमा शस्म मुख्यतः मध्यपाषाण युग से संबंधित है। भारत में मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 में हुई, जब C.L. कलाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण खोज निकाले थे। इस काल के उपकरण ब्लेड, ब्यूरन, स्क्रैपर और बेधक थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान पर वर्तमान काल से 8000 से 10,000 वर्ष पुराने आधुनिक मनुष्य के अवशेष मिले हैं? तो ये मिले हैं बोर्नियो की नियाह गुफा से। तो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी? तो पहली धातु थी तांबा। सर्वप्रथम जिस धातु को और औजारों को हेतु प्रयोग किया गया है वो थी तांबा। ऐसा माना जाता है कि तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग लगभग 5000 ईसा पूर्व में किया गया था। तांबा राजस्थान की खेतड़ी से प्राप्त होता था और तांबे के प्रयोग से पहले पत्थर के औजारों का प्रयोग किया जाता था। तांबा की खोज हो जाने से इस काल को ताम्रपाषाण काल कहा गया। नेक्स्ट है भारतीय स्थल पर खड्डे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल से पाए गए हैं? तो ये बुर्जहोम और रंगपुर से पाए गए हैं। नवपाषाणकालीन युग के प्रथम प्रसार उपकरण उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी में लगभग 1860 में ले मसूरियन ने प्राप्त किया। नवपाषाणकालीन स्थल बुर्जहोम और गुफकराल जो कश्मीर प्रांत में स्थित हैं, उनके गर्तावास यानी कि गड्ढाघर, मृदभांड और हड्डी के कई औजार प्राप्त हुए। बुर्जहोम से प्राप्त कब्रों में पालतू कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया जाता था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है? तो ये है ग्रोशियन। ग्रोशियन प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है। मोस्टेरियम को एक उपकरण के अंतर्गत रखा गया है और अचुलियन और ओल्डोवाम को भी एक उपकरण के रूप में प्रदर्शित किया गया। ये सभी उपकरण सबसे प्राचीन उपकरणों की श्रेणी में रखे गए हैं। बताइए, यहाँ पे ब्राउन करना है, नॉट रेड, ब्राउन करो। हाँ, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। मेरा छोटा बेटा है तो उसे भी देखना पड़ता है। नेक्स्ट है किस क्षेत्र को भारतीय प्रागैतिहास का टेक्स्ट बुक कहा जाता है? तो भारतीय प्रागैतिहास का टेक्स्ट बुक कहा जाता है बेलन घाटी को। बेलन नदी घाटी टोंस नदी की सहायक है और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से निकलकर मिर्जापुर जिले से होते हुए इलाहाबाद जिले में टोंस नदी में मिल जाती है। ये घाटी क्षेत्र पुरातात्विक खोज के लिए प्रसिद्ध है और इस घाटी क्षेत्र को भारतीय प्रागैतिहास का टेक्स्ट बुक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा उपकरण हस्तपरशु का प्रकार नहीं है? तो हस्तपरशु का यानी कि कुठार की बात हो रही है। तो ये सारे के सारे ही लग रहे हैं, इसमें से तो कोई भी ऐसा फ्लैग, चॉपर, पेम्बुल और बोरर सभी हैं। तो मुझे लगता है ये रॉन्ग आंसर है। एक मिनट देख लेते, क्वेश्चन है कहाँ गया, इधर। हाँ, हस्तपरशु यानी कि कुठार प्रकार के पाषाण उपकरणों के निर्माण में फ्लेक विधि, चॉपर चॉपिंग विधि और बोरर विधि का प्रयोग किया जाता है, जबकि हैंडेक्स के औजार सर्वप्रथम मद्रास और अतिरम पक्कम से प्राप्त हैं। इनमें क्लीवर, स्क्रैपर आदि उपकरण भी शामिल है। पेबुल उपकरण उस श्रेणी के नहीं है। आयोग ने अपने संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को हटा दिया। ठीक है। नेक्स्ट है बसुली छेनी छेदी वाला गोल पत्थर किस संस्कृति के हैं? तो ये आपके नवपाषाण युग के हैं। नवपाषाण कालीन स्थलों में बुर्जहोम और गुफकराल कश्मीर प्रांत से अनेक प्रकार के मृदभांड और प्रस्तर तथा हड्डी के औजार प्राप्त हुए। यहाँ के प्रमुख औजार है बसुली, छेनी आदि के द्वारा कृषि कार्यों को संपन्न किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुर्जहोम किस प्रागैतिहासिक संस्कृति का केंद्र है? तो ये है आपका नवपाषाण युग का। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में है। नवपाषाण युग का प्रमुख केंद्र माना जाता है और यहाँ से कृषि, पशुपालन और गर्त आवास का साक्ष्य मिला हुआ है। नेक्स्ट है किस धातु से प्रथमतः टिन का मिश्रण किया गया है? तो टिन का मिश्रण तांबा धातु में किया गया है। मानव सभ्यता के इतिहास में तांबे का प्रमुख स्थान है, क्योंकि प्राचीन काल में मानव के द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त धातुओं और मिश्र धातुओं में तांबा और कांसे यानी कि तांबा प्लस टिन का नाम आता है। नेक्स्ट है किस धातु को वी गार्डन चाइल्ड ने जनतांत्रिक धातु
कहा है? तो जनतांत्रिक धातु कहा है? लोहा को। वी गार्डन चाइल्ड एक ऑस्ट्रेलियाई पुरातात्विकविद थे। उन्होंने लोहा को जनतांत्रिक धातु कहा। वो मानव समाज में क्रांतिकारी तकनीकी और आर्थिक विकास की भूमिका पर जोर देने के लिए प्रसिद्ध थे। नवपाषाण क्रांति और शहरी क्रांति से संबंधित उनके विचार सामाजिक विकास से संबंधित मार्क्सवादी विचारों के प्रभाव को दर्शाते हैं। चाइल्ड ने पाषाण युग को पुरापाषाण व नवपाषाण में उपविभाजित करने के लिए तकनीकी मानदंड का उपयोग किया। इन्होंने ही सर्वप्रथम नवपाषाण कालीन ताम्रपाषाण युग को आत्मनिर्भर खाद्य अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया था। नेक्स्ट है नवपाषाण काल की मुख्य विशेषताएं हैं। तो नवपाषाण काल की मुख्य विशेषताएं हैं आपकी पशुपालन और कृषि दोनों ही। नवपाषाण काल की मुख्य विशेषताओं में दो तत्व शामिल किए जाते हैं, पशुपालन और कृषि। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्यपाषाण काल के अंतिम चरण में प्राप्त होने लगते हैं, जिनमें आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश, बागौर भीलवाड़ा राजस्थान प्रमुख स्थल है। नवपाषाण काल में कृषि व पशुपालन परंपरागत रूप से प्रारंभ हुआ था और इस काल में पॉलिशदार पाषाण उपकरणों का निर्माण मुख्य है। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ और इसी काल में जौ और गेहूं की वन्य किस्म की खेती के योग्य बनाया गया था, जिसमें कृषि और जन्य गेहूं का उद्भव हुआ। नवीनतम खोजों में धान उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव यानी कि संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में 9000 ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व के मध्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है इनमें से किस युग को संक्रमण काल कहते हैं? तो संक्रमण काल कहा जाता है मध्यपाषाण काल को। मध्यपाषाण काल को संक्रमण काल माना जाता है और इस युग तक हिमयुग पूरी तरह से समाप्त हो चुका था तथा जलवायु गर्म और आर्द्र हो चुकी थी। मध्यपाषाण काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी मनुष्य को पशुपालक बनाना, साथ ही इस काल में तीक्ष्ण और परिष्कृत औजारों, रेड कौन सा कलर है? ये कलर है रेड। मध्यपाषाण काल में ही मानव अस्थिपंजर और वृक्षारोपण के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। नेक्स्ट है लेखकों की सूची को मिलान करना। सूची 1 से सूची 2 में प्रकाशित पुस्तकों, अच्छा लेखक और उनकी पुस्तकों को हमें मिलान करना है। तो डी कोशाम्बी की जो पुस्तक है वो है मिथ एंड रियलिटी। आर एस शर्मा की पुस्तक है इंडियन फ्यूडलिम्स। जी पांडे की पुस्तक है फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर और रोमिला थापर की है सोमनाथ द मेनी वाइसेस ऑफ हिस्ट्री। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों का सही कालानुक्रम क्या है? तो सही कालानुक्रम है ये सारा कायथा, अहाड़, मालवा और जोरवे। तो ये इस तरह से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्रपाषाणिक काल से संबंधित है? तो वो है बालाथल। अहाड़, गिलुंद, मरमी और बालाथल राजस्थान में स्थित प्रमुख ताम्रपाषाणिक स्थल है। ये स्थल बनास नदी के क्षेत्र में है, इसलिए यहाँ की ताम्रपाषाणिक संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहते हैं। बालाथल की खोज BN मिश्रा ने की थी। बालाथल से लाल लेप, मृदभांड, बेर और यू आकार के चूल्हों का प्रमाण मिलता है। बागौर साइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसके प्रारंभ में ही कृषि संबंधी चिन्ह पाए गए हैं, ये आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भरतपुर पुरातात्विक स्थल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व सही नहीं है? तो यहाँ पर ये राजस्थान में स्थित है, ये सही नहीं है। और यहाँ से प्रवासी पक्षियों की हड्डियों के अवशेष मिले थे, ये भी सही नहीं है। नेक्स्ट निम्नांकित में से कौन भारत में ज्ञात विशालतम मध्यपाषाण वास क्षेत्र है? तो ये है आपका बागौर। मध्यपाषाण काल के उपकरण अत्यंत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहा गया। ये पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच एक संक्रमणकालीन दौर के रूप में प्रकट होता है। मध्यपाषाण कालीन केंद्र बड़ी संख्या में राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य और पूर्वी भारत कृष्णा नदी के दक्षिण में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर केंद्र से प्राप्त साक्ष्य पशुपालन को दर्शाते हैं। बागौर से मध्यपाषाण काल के 5 मानव कंकाल मिले हैं जो व्यवस्थित ढंग से दफनाए गए थे। इस स्थल से पाषाण युग की सर्वाधिक सामग्री प्राप्त हुई है। इनमें स्क्रैपर, पॉइंट, भेदक, खुरचनी आदि प्रमुख है और यहाँ के उद्योग में बहुत ही छोटी छोटी वस्तुओं का निर्माण होता था और वे ज्यामितीय प्रारूपों की दृष्टि से अत्यंत उन्नत थी। इस क्षेत्र को मध्यपाषाण वास क्षेत्र का सबसे बड़ा स्थल माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से किस स्थल पर मानव जीवाश्म पुरापाषाण कालीन औजारों के साथ 100 स्थानों मानव पाए गए हैं? तो ये पाए गए हथनौरा में। भारत के नर्मदा घाटी के जीवाश्मों में हाथी, घोड़े, दरियाई घोड़ा, जंगली भैंसों के जीवाश्म के साथ सीहोर के हथनौरा में 5 दिसंबर 1982 को मानव कपाल के अवशेष खोजे गए। यहाँ के मानव जीवाश्म औजारों के साथ पाए गए। सूरजकुंड में नर्मदा के उत्तरी तट पर प्राचीनतम विलुप्त हाथी स्टेगोडॉन के दोनों दांत तथा ऊपरी जबड़े के जीवाश्म भी प्राप्त हुए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थल पर 2001 में जीवाश्मीकृत मानव शिशु कपाल पाया गया था? तो ये पाया गया था ओडई में। 2001 में केरल विश्वविद्यालय के केपी राजेंद्र को विल्लुपुरम जिला के ओडई में एक शिशु का पूरा कपाल मिला है, जिसकी तिथि 16,06,000 वर्ष निर्धारित की गई है, जो अंत से उच्च प्लीस्टोसीन काल का है। भारतीय उपमहाद्वीप के निम्नलिखित में से किस नवपाषाण कालीन स्थल पर फसल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया? तो ये पाया गया है मेहरगढ़ से। वर्तमान पाकिस्तान और ईरान के सीमांत प्रदेश के मध्य स्थित मेहरगढ़ को पूर्व मृदभार नवपाषाण काल से हड़प्पा काल तक का प्रमुख स्थान माना गया, जहाँ से गेहूं की 3 और जौ की 2 किस्मों की खेती किए जाने के प्रमाण मिले। इले बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहा जाता है, अतः इसे ही नवपाषाण कालीन स्तर पर फसल उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पुरापाषाण कालीन स्थल पर एशुलियन औजारों के साथ साथ पशु पदचिह्न के एक समुच्चय का साक्ष्य मिला है? तो ये मिला है अतिरमपक्कम। पुरापाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी और भोपाल के पास भीमबेटका नामक चित्र शैलाश्रयों से प्राप्त हुए। पुरापाषाण काल से संबंधित उपकरणों को 2 भागों में विभाजित किया गया है: चॉपर चॉपिंग पेंगुइन संस्कृति, हैंडेक्स संस्कृति। हैंडेक्स संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदम मदुरै और अतिरमपक्कम से प्राप्त किए गए। ये साधारण पत्थरों के कोर और फ्लेक प्रणाली के द्वारा निर्मित किए गए हैं। इस संस्कृति के उपकरण क्लीवर और स्क्रैपर हैं। अतिरमपक्कम से ही एशुलियन औजारों के साथ पशु पाद चिन्ह के एक समुच्चय का साक्ष्य मिला हुआ है। नेक्स्ट है, बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ये मादा से हुआ है। मादा पट्टी प्रतापगढ़ मध्य पाषाण कालीन स्थल है, यहाँ से पशुवध स्थल बूचड़खाने का साक्ष्य मिला हुआ है। नेक्स्ट है, इनमें से किन्हें भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये दिया जाता है रॉबर्ट ब्रूसफुट को। रॉबर्ट ब्रूसफुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध ब्रूसफुट ने सबसे पहले 1863 में भारत में पाषाण कालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत करी। हड्डी की माता देवी मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ये प्राप्त हुई है विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। विंध्य घाटी में स्थित बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र में उच्च पूर्व पाषाण कालीन उपकरणों के अतिरिक्त अस्थि निर्मित माता देवी की एक प्रतिमा मिली, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। बेलन घाटी की उच्च पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति का समय ईसा पूर्व 30,000 से 10,000 के बीच निर्धारित किया गया है। निम्नलिखित में से किन मध्य पाषाणिक स्थलों से अच्छी खासी लंबाई वाले अस्थि पंजरों से युक्त शवाधान निकले हैं? तो सही उत्तर का चयन करना है। तो ये है आपका मादाहा और सराय नहर राय से। ठीक है, तो मध्य पाषाणिक स्थलों में 80 पंजरों से युक्त शवाधान प्राप्त हुए हैं, जिनमें मुख्य रूप से प्रतापगढ़ जनपद मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर स्थित महदाहा सराय नहर राय महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से युग्म शवाधान के अतिरिक्त 15 मानव कंकाल, 8 गर्त चूल्हे प्राप्त हुए और यहाँ की कब्रें समाधियां आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थी। नेक्स्ट है, भागौर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्कृति से है? तो ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बगौर नामक मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले, जिनका समय लगभग 5000 ईसा पूर्व हो सकता है। मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसलिए उन्हें माइक्रोलिथिक कहा गया। इस काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नहर राय और मादा नामक स्थल से प्राप्त हुए। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में से किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई? तो ये हथनौरा से की गई है। नर्मदा नदी घाटी मध्य प्रदेश से एक मानव खोपड़ी प्राप्त हुई, इसे भारत से प्राप्त किया गया है। प्रथम मानव अवशेष इसे माना जाता है और इसकी खोज का श्रेय डॉक्टर अरुण सोनकिया को है। हथनौरा निम्न पुरापाषाण काल का स्थल है। निम्न पुरापाषाण काल अन्य स्थल निम्न है पल्लवरम और अतिरमपक्कम आदि। ठीक, नेक्स्ट है, ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्त ग्रहों की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थल से हुई? तो ये हुई है आपकी इनाम गांव से। इनाम गांव महाराष्ट्र के पुणे जिले में भीमा नदी की सहायक घोड़ नदी के तट पर स्थित ताम्रपाषाणिक स्थल है।
और इनाम गांव का वृहद पैमाने पर उत्खनन एच.डी. सांकलिया और एम.के. धवलीकर और जे.डी. अंसारी के नेतृत्व में 1968 से 1983 में किया गया। यहाँ से आयताकार और वृत्ताकार गर्तगाहों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिनका निर्माण एक निश्चित योजना के तहत किया गया था। यहाँ में कुम्हार, लोहार, मनका निर्माण, चूना बनाने वाले, हाथीदार शिल्पी आदि के आवासीय साक्ष्य मिले हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? तो लिंगसुगुर को सूचित किया गया है। भारतीय प्रागैतिहासिक सर्वप्रथम उद्घाटित करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है। इन्हें 1842 में कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगसुगुर नामक नवपाषाणिक स्थल से प्रागैतिहासिक औजार प्राप्त हुए। नेक्स्ट है, शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है भीमबेटका। प्रागैतिहासिक स्थल भीमबेटका भोपाल के समीप स्थित इस पुरापाषाण कालीन स्थल में अनेक चित्रित गुफाएं, शैलाश्रय, चट्टानों में बने शरण स्थल तथा अनेक प्रागैतिहासिक कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं। भीमबेटका नर्मदा नदी घाटी में स्थित है। चित्रकला के सबसे प्राचीन साक्ष्य भीमबेटका से ही प्राप्त हुए हैं और ये पुरापाषाण काल से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बड़े परिमाण में लघु पाषाण उपकरणों के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आदमगढ़। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, कई बार पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं ताम्र निधि स्थल से ज्ञात होती है? तो ये ज्ञात होती है मानव रूपी आकृतियां, एंटन छुरिका, मत्स्य भाला और चपटे पुरा कुठार। किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं? तो ये मिले हैं आपके पैसरा से। ठीक है, पैसरा बिहार में है और यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। पाषाण युग का पुरास्थल है ये। इसकी खोज विदुला जायसवाल ने 1947 में की थी। ठीक है, मध्य पाषाण युग के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो मध्य पाषाण युग के बारे में सही कथन ये है कि सामान्यतः लघु पाषाणिक औजार पाए गए हैं। यहाँ पर बागौर, लंगनाज और भीमबेटका कुछ महत्वपूर्ण स्थल है। जंगली और पालतू पशुओं की हड्डियां पाई गई हैं और इस काल के शैलचित्र उपलब्ध है। तो चारों ही सही हैं आपके। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो मध्य पाषाण काल शिकार और खाद्य संग्रहण गलत है। निम्न पुरापाषाण काल में शिकार और खाद्य संग्रहण होता था। उच्च पुरापाषाण काल में भी शिकार और खाद्य संग्रहण होता था और नवपाषाण काल में खाद्य उत्पादन होता था। लेकिन मध्य पाषाण काल में मानव के द्वारा शिकार और खाद्य संग्रहण के साथ ही साथ पशुपालन की शुरुआत भी हो चुकी थी, जबकि नवपाषाण काल में खाद्य उत्पादन किया जाने लगा था, साथ ही स्थायी मानव जीवन शुरू हो गया था। निम्नलिखित में से विंध्य क्षेत्र में स्थित नवपाषाण युगीन स्थल कौन सा है? तो ये है महगढ़ा। तो महगढ़ा नवपाषाण कालीन युगीन स्थल विंध्य क्षेत्र में स्थित है, जो यमुना नदी के किनारे इलाहाबाद शहर में दक्षिण में लगभग 70 किलोमीटर दूर है। विदित है कि इसकी खोज 1949 से 1951-56 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जे.आर. शर्मा ने की थी। यहाँ पर मिलान करना है। तो पुरापाषाण काल से हम मिलाएंगे चिप्पड़ पाषाण उपकरण को। मध्य पाषाण काल में आपके लघु पाषाण उपकरण थे। नवपाषाण काल में आपके घिसे पाषाण उपकरण थे और उच्च पुरापाषाण काल में आपके शैलचित्र थे। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा महापाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो ये है उतनूर। नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद दक्षिण में जिस संस्कृति का उदय हुआ उसे बृहद और महापाषाण संस्कृति कहा गया। इसके विभिन्न पुरास्थलों जैसे कि ब्रह्मगिरी, मास्की आदि, छन्नलूर, हल्लरूर इत्यादि है। उत्तनूर को राका टीला पाया गया और ये पुरास्थल नवपाषाण काल से संबंधित है। निम्नलिखित में से पुरातत्ववेताओं को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये है जेम्स प्रिंसेप, जेम्स फर्ग्यूसन, एडवर्ड थॉमस और अलेक्जेंडर कनिंघम। लेवा तकनीक के द्वारा बनाए गए फलक उपकरण निम्नांकित में से किस भूगर्भीय युग की विशेषता है? तो यह है मध्य प्लीस्टोसीन युग की विशेषता। लेवा तकनीक मध्य पाषाण पुरापाषाण काल की विशेषता है और इस समय क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जेपर्ट, चर्ट, फ्लिट आदि पत्थर प्रयुक्त होते थे। फलकों की अधिकता के कारण इस काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। फलक एक प्रकार का औजार होता था जिसे पत्थर को तोड़कर बनाया जाता था। नेक्स्ट है मिलान करना है। तो सोहागी घाट को मिलाएंगे हम ACL करलाइल से, बालाथल को आहार संस्कृति स्थल से, भीमबेटका को BS वाकड़कर से और बुर्ज होम को कश्मीर नवपाषाण काल से। बुर्ज होम भारत के जम्मू कश्मीर में नवपाषाण काल स्थल गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं और मानव के साथ कुत्ते के शवाधार के साक्ष्य भी मिले। यहाँ पे भी मिलान करना है। तो सोहन संस्कृति यानी कि सोहन संस्कृति को हम मिला देंगे निम्न पुरापाषाण काल की संस्कृति से।
नेवासा संस्कृति मध्य पुरापाषाण संस्कृति से मिलेगी। बागोर संस्कृति उच्च पुरापाषाण संस्कृति से मिलेगी और कोल्डिवा संस्कृति नवपाषाण संस्कृति से मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ताम्र समकालीन स्थल के तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ किंतु प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुए? तो ये है आहार। आहार का प्राचीन नाम तांबवती अर्थात तांबे वाली जगह है, क्योंकि यहाँ पत्थर की जगह ज्यादातर तांबे के औजार मिले। यहाँ से काले और लाल ब्रह्मांड भी मिले जिन्हें सफेद राजिक चित्रों से सजाया गया है। नेक्स्ट है किस क्षेत्र के उत्खनन से पता चलता है कि वहाँ नवपाषाण कालीन मानव जीवन से गड्ढा खोदकर रहता था? तो ये है कश्मीर। तो कश्मीर क्षेत्र के उत्खनन से पता चलता है कि यहाँ नवपाषाण कालीन मानव जमीन में गड्ढा खोद करके रहते थे और इनका साक्ष्य बुर्जहोम से प्राप्त होता है। विदित है कि प्रथम नवपाषाण कालीन स्थल की खोज कश्मीर में हुई। नवपाषाण काल की अर्थव्यवस्था का आधारभूत तत्व खाद्य उत्पादन तथा पशुओं को पालतू बनाने की जानकारी है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थल से लघु पाषाणिक संदर्भ में एक हाथी दांत का लटकन प्राप्त हुआ था? तो ये है दमदमा। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित मध्य पाषाण कालीन स्थल दमदमा से हाथी दांत का लटकन और हड्डियों से बने अनेक प्रकार के औजार प्राप्त हुए। इसके अलावा यहाँ से 41 मानव समाधान और गर्त चूल्हे प्रकाश में आए हैं। तो आज हमने 100 क्वेश्चन कर लिए। कल 101 से लेकर 186 तक का जो बचा हुआ क्वेश्चन है 86 वो हम करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और स्टडी विद के साथ कनेक्टेड रहिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि क्लास कैसी लगी।